नमस्कार दोस्तों, अपर्णा जी इस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है और आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी3 या विटामिन ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी3। तो दोस्तों विटामिन बी3 और विटामिन डी ये मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। अगर विटामिन बी3 ऑप्शन में नहीं देगा, विटामिन डी देगा, तो विटामिन डी भी मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में हर वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने वर्षों के बाद, हर इतने वर्षों के बाद कृषि संगणना। तो ऑप्शन देखते हैं 8, 15, 10 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर 4। 5 वर्ष, हर 5 वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। भारत में हर 5 वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखते हैं। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो मौद्रिक नीति समिति का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपेक्षित ब्याज दर का निर्धारण करती है। बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो ऑप्शन देते हैं झारखंड, बिहार, और 2 ऑप्शन है लक्षद्वीप या उड़ीसा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए झारखंड राइट हो जाएगा। जो बिरहोर अन्य आदिवासी हैं वो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं और ये घुमंतू जनजाति हैं। और जो बिरहोर का अर्थ होता है, बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। प्रश्न नंबर 5, भारत में कर गणना के लिए आय के कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं 3, 5, 6 या 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। 5 शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है। तो भारत में कर गणना के लिए आय के 5 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया गया है। पहला है वेतन, दूसरा है पूंजीगत लाभ, तीसरा है गृह संपत्ति में आय, चौथा है व्यवसाय अथवा पेशे में आय, और पांचवा है अन्य स्रोतों से आय। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन या 20 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 दिन। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो 40 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। स्मारकों की सुरक्षा, आर्थिक और समाजवादी, पर्यावरण या अन्य देशों के साथ संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक और समाजवादी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया है? तो दोस्तों तेभागा का मतलब होता है, तेभागा मतलब 1/3, तेभागा का मतलब होता है 1/3, और यह बंगाल में शुरू किया गया था। तेभागा आंदोलन बंगाल में शुरू किया गया था और इसमें यह जो संबंधित है, यह बंगाल में जो जोतदार के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था यह। और तेभागा का जो अर्थ होता है 1/3 होता है। आगे चलते हैं।
और इसमें तेभागा आंदोलन में बटाईदारों ने ऐलान किया था कि वे अब जोतदारों यानी भूस्वामियों को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे और हिस्सा बंटने तक उपज उनके खलिहानों में रहेगी। और तेभागा आंदोलन का नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन, आणविक ऑक्सीजन या पोटेशियम। तो इसको ईंधन सेल कहा जाता है। इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक सेल। आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल कहा जाता है। तो ईंधन सेल एक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होती है। भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना किसको जोड़ती है? तो इसमें देखते हैं बंदरगाह मार्ग, सड़क मार्ग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। यह सड़क मार्ग और बंदरगाह मार्ग दोनों को जोड़ती है। तो भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना बंदरगाह मार्ग और सड़क मार्ग दोनों को जोड़ती है। 11 निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं सूर्य सेन, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी या अमरिंद। सूर्य सेन, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी या अमरेंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी वर्ष 1906 में शुरू हुई थी युगांतर पार्टी। इसके सदस्य ये नहीं थे और इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ये युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के, इसमें लिखते हैं ऑप्शन कर्ण सिंह, वीके कृष्ण मेनन, सरदार स्वर्ण सिंह या ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह। 1976 में पूछ रहा है तो वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी स्वर्ण सिंह समिति को सौंपी गई थी और इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त की जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन या 1 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 महीने। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। तो पूछा जाए कितने अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 आर्टिकल। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे? ऑप्शन देखते हैं ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन विजय और चौथा है ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पाइथन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंतर्गत कराची हार्बर को पूरी तरह तबाह कर दिया था और इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। प्रश्न नंबर 15, दक्षिण प्रशांत अप्लाइड जियो साइंस कमीशन द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत को
के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, मध्यम रूप में, या अत्यंत संवेदनशील, या संवेदनशील नहीं, या लचीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दक्षिण प्रशांत अप्लाइड जियो साइंस कमीशन SO, इसमें देखेंगे SOPAC द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत को अत्यंत संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है? इसका ऑप्शन देखते हैं, रक्षा क्षेत्र, रेलवे, तंबाकू उद्योग, या विमान सेवा उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निषिद्ध है। तो इसमें देखते हैं, किसी एक व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश से क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। और वर्तमान में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध क्षेत्र हैं वह है लॉटरी व्यापार, पहला है आपका लॉटरी व्यापार, और दूसरा है आपका चिट फंड, तीसरा है निधि कंपनी, और चौथा है आपका जुआ खेलना, और पांचवा है जुआ या सट्टा, वो जो भी कहते हो आप, पांचवा है TDR, और छठा है आपका अस्थावर संपदा व्यापार, सातवां सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पादन, और आठवां है परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे संचालन। ये सब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध कंपनी है, निषिद्ध उद्योग हैं। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने वाले और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यक्रम मूल्यांकन, या वित्त आयोग, या अंतर राज्य परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत के विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन, संज्ञान के हिसाब से कोई भी काम करना, अनुमोदन के हिसाब से, या बेईमानी से करना, या कलह से करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, बेईमानी से करना। किस इरादे से? तो बेईमानी के इरादे से कोई भी कार्य करना कहा जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय के हैं जो शासक से संबंधित है। यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। तो किससे संबंधित थे? स्कंदगुप्त से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, या चंद्रगुप्त से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, स्कंदगुप्त से। तो भीतरी स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्र और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो पूछा जाए भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व, उपर्युक्त दोनों, या मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ये दोनों रूस से लिए गए हैं, पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? इसमें देखते हैं, ABC बनाम राज्य, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, मुथु रामलिंगम बनाम राज्य, और चौथा है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुथु रामलिंगम बनाम राज्य।
मुथु, नाम भी बहुत अजीब है इनका। तो इनमें देखते हैं, मुथु रामलिंगम बनार राज्य 2016 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया था कि कई आजीवन कारावास के साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। 22, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, सांभर झील, पुलिकट झील, पेंगोसो लेक या चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देती है? तो देखते हैं इसमें, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 28। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 33। भारत के संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो द्विसदनीय विधायिका 6 राज्यों, वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। इसमें देखते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जबकि पहले 7 में थे, तो जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है। जो विधान परिषद होता था जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25, प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है। उन्हें किसको सूचित करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी को सूचित करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।